और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे शिमला से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां सुक्खू कैबिनेट की बेहद अहम बैठक लगातार जारी है। सचिवालय में सुक्खू कैबिनेट की अहम बैठक जारी है और आपको बताएं कि कृषि मंत्री को छोड़कर सभी मंत्री इस अहम बैठक में मौजूद हैं। तो शिमला से बड़ी खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है, सुक्खू कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। सचिवालय में कैबिनेट की बैठक जारी है, कृषि मंत्री को छोड़कर सभी मंत्री मौजूद हैं। इससे पहले जब हम अपने सहयोगी रणवीर सिंह से बात कर रहे थे तो उनका साफ तौर पर कहना था कि इस बैठक में भी कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। जिस तरह से रणवीर ने बताया था कि 2 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है, ये मैराथन बैठक अभी भी जारी है और लगातार हम देखते रहे हैं कि इस तरह की कैबिनेट की अहम बैठक के बाद कई अहम फैसले जनता के सामने लाए जाते हैं और इसीलिए इस अहम बैठक पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है कि आज की इस अहम सुक्खू कैबिनेट की बैठक में कौन कौन से अहम फैसले लिए जाते हैं, आगे की क्या कुछ रणनीति सरकार की रहने वाली है। तमाम तर खबरों पर लगातार नजर बनी हुई है। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ लगातार मौजूद हैं हमारे सहयोगी रणवीर सिंह। रणवीर, इस वक्त की डिटेल्स चाहेंगे आपसे बैठक के ताल्लुक से। जी हाँ, देखिए सही आपने कहा कि ये मैराथन बैठक ही है। आज देखिए 3:15 बजे बैठक शुरू हुई थी, अब जो है करीब 6 बज रहे हैं। तो देखिए करीब करीब जो है 2.25 घंटे का वक्त हो गया है जो बैठक अभी चल रही है। हालांकि क्या कुछ फैसले होंगे इसका जो है थोड़ी देर में पता चलेगा। जैसे हम पहले चर्चा कर रहे थे कि जो मुख्यमंत्री ने जो बजट में कुछ एक अनाउंसमेंट की है उनमें से कैबिनेट जो अपनी मंजूरी देगा, कुछ एक फैसले जो उसमें से लिए जाएंगे। संभव ये है कि डे बोर्डिंग स्कूलों को लेकर, जो राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों को लेकर जो घोषणा हुई थी उस पर मुहर लग सकती है और जो छात्रों को जो लोन दिया जाएगा, एजुकेशन लोन 1% के ब्याज की दर पर, तो शायद हो सकता है कि उम्मीद है कि उस पर भी फैसला हो। और जैसे जो विभिन्न विभागों में जो खाली पड़े पद हैं उनको भरने को लेकर भी यहाँ पर फैसला लिया जाएगा। हालांकि देखना होगा कि कितने पद जो है भरने का यहाँ पर जो है फैसले लिए जाते हैं। शिक्षा विभाग से जुड़े हुए बहुत सारे मसले हैं, उसमें भी ये देखना होगा कि क्या फैसले जो है सुक्खू सरकार करती है। क्या एसएमसी टीचर्स को लेकर भी कोई फैसला हो सकता है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों की अलग अलग मांगे हैं, कर्मचारियों के मुद्दों पर क्या फैसला यहाँ पर लिया जाता है। और बड़ी बात इसमें है कि जो स्कूल हाल ही में जो कुछ डीनोटिफाई किए गए थे, करीब 90 के करीब उनकी संख्या थी और कुछ का जो है दर्जा घटा दिया गया था, जो पूर्व सरकार के समय पूर्व सरकार के अंतिम समय में जिन्हें जो अपग्रेड किया गया था, उसको लेकर भी जो है यहाँ पर हो सकता है कि फैसला इसमें हो सकता है कि जिस तरह से जब ये स्कूल डीनोटिफाई हुए थे, किसी का दर्जा जो है घटा दिया गया था, तो कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने नाराजगी जताई थी, कुछ और नेताओं ने भी नाराजगी जताई थी। तो उसके बाद जो शिक्षा विभाग के मंत्री हैं रोहित ठाकुर, उनकी तरफ से भी कहा गया था कि इस पर फिर से विचार किया जा सकता है। तो उम्मीद ये है कि शायद आज ये मसला भी जो है कैबिनेट में शामिल हुआ होगा, थोड़ी देर में इसका पता चलेगा। लेकिन बड़ी और अहम बात जो हम पहले चर्चा कर रहे थे कि जो हिमाचल की जो आर्थिकी है, हिमाचल की जो आर्थिक स्थिति है वो किस तरह से बुरे दौर से गुजर रही है, तो इस पर भी संभवतः चर्चा जो है इसमें हो सकती है कि कैसे अब राज्य सरकार आगे बढ़ेगी। जो हमारे संसाधन है उनका दोहन किस तरह से करना है, उनके दोहन की भी बात जब आती है तो अड़ंगे कई तरह के लग जाते हैं। जैसे हम वाटर सेस की बात करें, उसको लेकर भी अभी जो है अड़ंगे काफी सारे हैं। और उप मुख्यमंत्री पिछले कल मुकेश अग्निहोत्री, वो पिछले कल सिरमौर में थे, उनकी तरफ से भी काफी सारी बातें कही गई। आरोप उन्होंने यहाँ के किसी भाजपा के नेता पर लगाया है, उन्होंने ये भी कहा कि एक्सपोज किया जाएगा। केंद्र से उतनी मदद मिल नहीं पा रही है, तो इसको लेकर भी अब मंथन चल रहा है कि कैसे आगे बढ़ा जाएगा। ये कुछ एक ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन पर जो है कैबिनेट बिल्कुल रणवीर, ये तो बैठक के ऊपर लगातार नजर बनी रहेगी। आपसे हम टेक्निकली थोड़ा सा ये जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि लगातार आप ग्राउंड रियलिटी बेहतर समझ सकते हैं। अब बहरहाल जो भी बैठक हो रही है उसमें जो भी फैसले लिए जा रहे हैं, जो भी नतीजे उसके निकल कर आएंगे, नजर अब कहीं ना कहीं 2024 पर रहेगी, ताकि जनता के बीच बाद में जाकर
आप इन कामों को गिना सकते हैं सरकार द्वारा? इस तरह की टेक्निकल चीज भी आपसे जानना चाहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल चुनावी दृष्टिकोण तो इसमें है ही, क्योंकि राज्य सरकार को बने हुए अब 6 महीने हो चुके हैं। 2024 में चुनाव है। जाहिर सी बात है कि राजनीतिक आधार पर भी बहुत सारे फैसले लेने होंगे, लेकिन घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है हिना कि आप जो है कब तक जनता को भरोसा दिलाते रहेंगे। गारंटियों की बात आपने की थी कि गारंटी दी जाएगी, वो पूरी की जाएगी। जब सत्ता संभाली तो उसके बाद देखा कि कर्ज बहुत ज्यादा है, तो गारंटियां किस तरह से पूरी करनी है। जाहिर सी बात है कि जो आपका सवाल है बिल्कुल वाजिब है। ये जो चुनावी दृष्टिकोण से फैसले तभी लिए जाएंगे अगर कांग्रेस अपनी गारंटी जो है पूरी करती है। उसके लिए पैसे की जरूरत है, तो जाहिर सी बात है कि जनता में विश्वास जो है चला जाएगा कि कांग्रेस ने जो कहा वो किया। तो उसको देखते हुए जैसे हम एक फैसले को इस तरह से देख सकते हैं कि 2-3 दिन पहले राज्य सरकार ने फैसला किया कि जो सरसों का तेल है जो सरकारी डिपो में मिलता है उसमें भारी कटौती की थी। 37 रुपए सस्ता किया था तेल। तो इसको भी उसी तरह से देखा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने जो है महंगाई को एक बड़ा मुद्दा चुनावों में बनाया था कि जनता पर जो है जनता को राहत दी जानी है। तो कैबिनेट में जो भी फैसले होंगे, चाहे आप इसको चुनावों की दृष्टि से देखें, चाहे आप इसको हिमाचल की दृष्टि से देखें, जनता को राहत देने की दृष्टि में देखें, हमारी आय को बढ़ाने की हम बात करें, संसाधनों के दोहन की बात करें, तो कुल मिलाकर बात जो है बजट पर आकर रह जाती है कि वो पैसा जो है वो कहां से निकलेगा, या केंद्र से कितनी मदद मिल पाएगी। वो अभी हमने देखा है कि कोई खास बड़ी मदद मिल नहीं पाई है। बिल्कुल रणवीर, और इसीलिए ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आएगा, और इसीलिए लगातार आपसे तमाम तर डिटेल्स हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आगे भी दर्शकों को तमाम तर अपडेट इस अहम बैठक के ताल्लुक से देंगे। फिलहाल के लिए रणवीर सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी और समिति के अन्य सदस्यों से खास मुलाकात की। समिति के अध्यक्ष और सदस्य अध्ययन दौरे के लिए शिमला आए हुए हैं। हिमाचल आने पर समिति के सदस्यों का सीएम ने स्वागत किया और राज्य के विकासात्मक विषयों पर चर्चा की। इस मौके पर अधीर रंजन चौधरी की धर्मपत्नी अतीशा चौधरी, सीएम सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर और लोक लेखा समिति के सदस्य जगदम्बिका पॉल, के लक्ष्मण, घनश्याम तिवारी, राम कृपाल यादव और राहुल रमेश शिवाले, मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा भी मौजूद रहे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की NIRF रैंकिंग में IIT मंडी को 73वां स्थान प्राप्त हुआ है। टॉप 100 रैंकिंग वाले संस्थानों में हिमाचल का ये इकलौता संस्थान है। पिछले साल IIT मंडी को 43वां रैंक मिला था। इस बार IIT मंडी को 49.03 स्कोर मिला, जबकि साल 2022 में यह स्कोर 51.05 था। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय टॉप 200 से इस बार भी बाहर है। लगातार ये चौथी बार ऐसा है जब हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय टॉप 200 से बाहर रहा है। ऐसे में NIRF की रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का नाम शामिल न होने से शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। बाहर से अगर NIRF की जो रैंकिंग है इसकी बात करें तो हम जो पिछली बार भी जो हमारी रैंकिंग आई है, लगभग पिछले 4 वर्ष से हमारी जो रैंकिंग है वो 200 से पार, जो मतलब 200 से पिछड़ हम रहे हैं। लेकिन हमें ये एग्जैक्ट अभी भी नहीं पता है कि 200 से नीचे हम कितना नीचे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल आज के समय के अंदर हमारे लिए है कि अगर हम 200 से नीचे हैं, हम कौन सा नंबर हमें जो मिल रहा है, 201 है या 500 तक हमारी रैंकिंग जो नीचे जा चुकी है, इस चीज का मतलब कोई हमें एग्जैक्ट पता नहीं है, क्योंकि इस तरह से कोई लिस्ट जो जारी नहीं की गई है। जाहिर सी बात है कि इस चीज का बहुत बड़ा इंपैक्ट हमारी जो एजुकेशन विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो स्तर लगातार गिर रहा है, इसके ऊपर जो बहुत बड़ा एक इंपैक्ट जो पड़ रहा है। और अगर इस NIRF की रैंकिंग को गिरने की अगर बात करें तो इसके पीछे की जो बहुत बड़ा एक रीजन है वो हम बड़े लंबे समय से यहाँ पे आंदोलनरत हुए हैं, जिसके लिए हम लगातार लड़ रहे हैं कि जो हमारा एकेडमिक्स के अंदर जो परफॉर्मेंस है वो बहुत जो नीचे की ओर जो जा रही है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है
कि प्रदेश का सबसे बड़ा शैक्षणिक संस्थान जो एजुकेशन का हब है, जहां से पूरे थ्रू आउट स्टेट के हर कॉलेजेस में एजुकेशन का जो है पूरा सिस्टम मैनेजमेंट बैठती है। आज बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि लगातार दूसरी बार NIRF की रैंकिंग में प्रदेश का सबसे बड़ा शैक्षणिक संस्थान टॉप 200 यूनिवर्सिटीज से भी बाहर हो गया है। ये कोई हमारे लिए अचंभित करने वाली बात नहीं है, क्योंकि लास्ट 5 ईयर से यहाँ पे जो है एजुकेशन को लेकर के बहुत ही कम काम किया गया और सिर्फ जो है एक तरीके से आर्टिफिशियल एजुकेशन को जो है बढ़ावा दिया गया। देखिए, ये एक बहुत ही बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात HPU के लिए है कि जो HPU की रैंकिंग NIRF ने दी है 200 से नीचे गई है। इसका जो हम कारण देखते हैं, एक तो कहीं ना कहीं टीचरों की कमी थी और नॉन टीचिंग स्टाफ की कमी थी, और जो समय पर रिजल्ट का ना आना, चाहे फिर छात्रों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो शोध वृत्ति थी, जो हमारे स्कॉलर्स होते थे उनके लिए भी किसी प्रकार की शोध वृत्ति का प्रावधान नहीं था। लेकिन जब विद्यार्थी परिषद ने लंबे समय से इसके लिए एक आंदोलन किया, अपनी एक आवाज उठाई, तो सरकार के द्वारा उन्हें 3000 रुपए की प्रतिमासिक शोध वृत्ति भी देनी पड़ी। NIRFT की रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का टॉप 200 से बाहर हो जाना चिंताजनक बात है। बात इसलिए भी गंभीर है क्योंकि ये वही विश्वविद्यालय है जिसका कभी शिक्षा के क्षेत्र में डंका बजता था। बात चाहे न्यायिक सेवाओं की हो या स्वास्थ्य सेवाओं की हो या फिर राजनीति की हो, इस विश्वविद्यालय से ऐसे वीर निकले हैं जिन्होंने पूरी देश दुनिया में विश्वविद्यालय का और प्रदेश का नाम रोशन किया है। लेकिन अब विश्वविद्यालय की रैंकिंग 200 से भी बाहर है। तर्क अपने अपने हैं, वादे अपने अपने हैं, दावे अपने अपने हैं। प्रशासन अपनी बात कर रहा है और स्टूडेंट्स अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि कब समय आएगा जब हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का वो खोया हुआ गौरव दोबारा वापस होगा और प्रदेश यूनिवर्सिटी देश भर में पहले नंबर पर पहुंचेगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ राजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय यानी HPU के प्रो VC का पदभार संभालने के बाद राजेंद्र वर्मा ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की और इस बातचीत में राजेंद्र वर्मा ने कहा कि क्वालिटी एजुकेशन के साथ यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स और रिजल्ट्स की प्रोसेस तेज करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी ने, आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में और बात करेंगे प्रो VC का पदभार संभालने वाले नए प्रो VC से। अब सर कैसे देखते हैं? बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको प्रो VC। अभी प्रो वाइस चांसलर का पद संभाला है, तो जितना भी काम जो इस तरह का होता है, एग्जामिनेशन जो आप कह रहे हैं या कोई और भी असाइनमेंट जो यहाँ चल रही है, कोई और भी प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है, वो पहले से चलता आ रहा है। तो हम लोग तो सिर्फ एक माध्यम है कि उसको और ज़्यादा स्पीडअप करना है। तो उसके लिए मैं कुछ ही दिनों में, अभी कल ही ज्वाइन किया है, 2, 3, 4, 5 दिन में एक मीटिंग कॉन्स्टिट्यूट करूंगा और कॉल करूंगा, और उसके बाद अगर कोई सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से कोई सी चीज़ की असिस्टेंस की ज़रूरत होगी तो उनसे भी बात की जाएगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी में रहती है, लगातार सरकार के ऊपर डिपेंडेंस रहती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बीच में प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते, वो थोड़ा जो हमारा एक बजट एलोकेट किया जाता है एनुअल, उसमें प्रॉपर टाइम में मीटिंग नहीं हो पाई कुछ इंटरनल रीजन की वजह से, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स थे उसकी वजह से। तो उसको हम अब मेंड कर रहे हैं। जैसे PVC की पोस्ट में आ गए हैं, फिल हो गई है। अब हम कोशिश करेंगे कि जो एनुअल बजट एलोकेट किया जाना था उसे एलोकेट कर दिया जाए। सर, एग्जामिनेशन को लेकर भी और रिजल्ट्स, ये जो पूरी प्रोसेस है, पिछले दिनों भी हमने देखा काफी सवाल उठे फर्स्ट ईयर के रिजल्ट को लेकर। अब तो इस प्रोसेस को कैसे और पारदर्शी किया जा सकता है या फिर तेज और फास्ट किया जा सकता है, इसके ऊपर? हाँ, एग्जामिनेशन का यूजुअली आता रहता है, बच्चों की भी प्रॉब्लम रहती है। अब एग्जामिनेशन सिस्टम कुछ इतना डिसेंट्रलाइज्ड है कि वो टोटल उसका रिजल्ट या कंडक्ट करना, वो सारा यूनिवर्सिटी एक तरह से उसे सुपरवाइज तो करती है, कंट्रोल भी करती है, पर हमें डिपेंड रहना पड़ता है कॉलेजेस पे। तो अवार्ड मैक्सिमम कॉलेजेस से आते हैं। कई बार उनका भी एक आप क्या कहेंगे कि उन्हें
वो अवॉइड नहीं कर सकते उस प्रॉब्लम को, क्योंकि दूर दराज में कॉलेजेस हैं, उनके अवार्ड आने में कई बार प्रॉब्लम आती है, उनको टाइम लग जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ राजेंद्र शर्मा, न्यूज 18 हिमाचल। और ब्रेक के बाद अपना हिमाचल में आगे बढ़ेंगे। सरकारी स्कूलों में 4700 एनटीटी यानी नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग शिक्षकों की भर्ती जल्द शुरू होगी। इसको लेकर नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन ने हिमाचल सरकार को मान्यता प्राप्त संस्थानों की सूची भेज दी है। एनटीटी कोर्स करवाने के लिए जो संस्थान मान्यता प्राप्त हैं, उनके नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। केंद्र से आए पत्र के बाद प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने भर्ती के लिए अन्य औपचारिकताएं पूरी करना शुरू कर दी है। किसानों से दूध और गोबर खरीद की गारंटी पर कृषि मंत्री चंद कुमार ने कहा कि कांग्रेस अपनी सभी गारंटियों को पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हर परिवार से सरकार 10 लीटर दूध खरीदेगी। वहीं किसानों से गोबर खरीद को लेकर भी सरकार योजना तैयार कर रही है। इसके लिए बाकायदा कमेटी भी तैयार कर ली गई है। तक आपने ये कहा है कि ये दूध कमेटियां 500 करोड़ रुपये हमने हिमगंगा योजना के तहत दूध के लिए रखा है और 10 रुपये जो है वो हर एक बोतल शराब की बोतल के ऊपर जो है वो सेस लगाया हुआ है। तो इसके लिए हमने जो है वो काफ़ी महलों की कमेटियां जो है दूध कमेटियां हमने बना ली हैं और हमने विभाग को जो हमारा पशुपालन विभाग है, वेटनरी और दूसरे जो हमारे विभाग हैं उनको हमने आदेश दिया है कि बड़ी जल्दी से महलों की दूध कमेटियां जो है वो बनाए जाएं और हम जो है वो इस प्रक्रिया को शुरू करने वाले हैं। जहाँ तक गोबर की बात है उसके लिए भी एक एक्सपर्ट कमेटी जो है वो लुधियाना यूनिवर्सिटी में हमने भेजी है और हम चाहते हैं कि जो हमारे एग्रीकल्चर फार्म्स हैं उनको पूरी तरह डेवलप करके इसके एक्सपेरिमेंट जो है वहाँ 15-20 कामों का एक यूनिट बना करके वहाँ से हम गोबर परचेज करेंगे और पहले उसकी मैन्यूरिंग का देखेंगे और अगर जो उसके बाई प्रोडक्ट्स हैं जिससे मैन्यूरिंग भी हो सके और एक टेम्परेचर के ऊपर हीट करके, जैसे गैस है, गैस को लेकर के हम आगे जो है वो लोगों के घरों में उसको देंगे। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के अग्रवती बहुआयामी पशु चिकित्सा परिसर का दौरा किया। यहाँ उन्होंने रेडियोग्राफी यूनिट, अल्ट्रासोनोग्राफी यूनिट सहित अन्य इकाइयों में जाकर गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर उन्होंने पशुधन प्रबंधन विभाग की प्रदर्शनी का भी जायजा लिया। इससे पहले राज्यपाल ने औषधीय जड़ी बूटी उद्यान में रुद्राक्ष का पौधा भी लगाया। शिमला में काम से बाहर निकाले जाने के विरोध में जल शक्ति विभाग के पार्ट टाइम वर्कर्स ने धरना प्रदर्शन किया। दरअसल जल शक्ति विभाग ने 1571 पार्ट टाइम वर्करों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ये वर्कर 12 साल से जल शक्ति विभाग में काम कर रहे थे। अब पार्ट टाइम वर्करों ने सरकार से काम पर वापस रखने की मांग की है। सर, हमारी मांग सर्वप्रथम ये है कि एक तो हमारी नौकरी जो है दिसंबर 31, 2022 को जो इन्होंने हमें निकाल दिया गया है। हमारा टेंडर खत्म हो गया दिसंबर 2022 को। उसके बावजूद हमारे से जो है कईयों से फरवरी तक, कईयों से मार्च तक जो है काम लिया गया विभाग की तरफ से। तो हम सरकार से एक ही मांग करते हैं कि हमें जो निकाला गया है वो जो हमारा निष्कासन हुआ है वो निष्कासन बिल्कुल गलत तरीके से हुआ है। हमें ना कोई टर्मिनेशन लेटर दिया गया है, ना विभाग की तरफ से दिया गया है, ना कंपनी की तरफ से दिया गया है। तो सीएम साहब से व डिप्टी सीएम साहब से हमारी पहली मांग होगी कि हमें जो है इसमें प्राथमिकता दी जाए। ये जो भर्तियां, नई भर्तियों के लिए बात कर रहे हैं तो उसमें जो हमें प्राथमिकता दी जाए। हम 4 महीने से जो है घर में बेले बैठे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश किसान सभा के अध्यक्ष और श्री नैना देवी के पूर्व विधायक के कौशल ने दिल्ली में न्याय की मांग कर रहे पहलवानों का समर्थन किया है। के कौशल ने इस मामले पर केंद्र सरकार से सांसद बृजभूषण पर कार्रवाई की भी मांग की है। हमारे हिमाचल प्रदेश से हैं अनुराग ठाकुर जी। ये उनको नैतिक आधार के ऊपर उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और ये साबित करना चाहिए कि वो हिमाचल नहीं ही भारतवर्ष की महिलाओं के साथ खड़े हुए हैं। और हम ऑल इंडिया किसान सभा ये अपना पूरा समर्थन जो है इन महिलाओं के प्रति
पेश करती है। और इसके लिए हिमाचल किसान सभा आने वाले समय के अंदर अगर इसका फैसला नहीं होता है तो वो भी किसानों के साथ मिल कर के हिमाचल प्रदेश में और दिल्ली तक उनका समर्थन करने के लिए आंदोलन करेगी। सुक्खू सरकार जनपद कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाने की कोशिश कर रही है, जो एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के बिना संभव नहीं है। और यही वजह है कि सुक्खू सरकार ने अपने पहले बजट में एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया है। तमाम औपचारिकताएं भी इस दिशा में सरकार प्रशासन मुकम्मल करने में जुटा हुआ है। फिर भी विस्तारीकरण की रफ्तार है कि धीमी है, क्योंकि एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए चल रही प्रक्रिया के तहत सोशल इंपैक्ट असेसमेंट और सरकार द्वारा गठित एक्सपर्ट ग्रुप के निष्कर्ष की रिपोर्ट सरकार तक अभी भी नहीं पहुंच पाई है। देखिए, जो लैंड एक्विजिशन एक्ट हमारा 2013 है, उसमें मैंडेटरी है कि एक पार्टिसिपेटिव और ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है वो इस सारी प्रक्रिया को जो है वो जिसमें फेयर कंपनसेशन का भी एक कंपोनेंट रहता है, उस तरीके से इसको किया जाए। तो जिस तरह से सरकार के दिशा निर्देश है, हमने जो है वो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट इसका डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म में करवाया है थ्रू हिपा, और इसकी रिपोर्ट सबमिट हो गई थी लास्ट मंथ। उस पे जो है वो एक एक्सपर्ट ग्रुप गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया, जिसकी लास्ट मीटिंग पिछले कल हुई है, और अभी रिपोर्ट जो है उनसे अवेटेड है। ये रिपोर्ट सरकार को सबमिट की जाएगी और जिस तरह से आगे सरकार की डायरेक्शंस होंगी उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। देखिए, SIA पर जो एक्सपर्ट ग्रुप अंडर सेक्शन 7 जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, उसकी अभी फाइंडिंग्स सबमिट होनी है और उसके बाद जो है वो सरकार इस पर निर्णय लेगी, और जैसे ही निर्णय एक्विजिशन का लिया जाता है उसके बाद जो है वो संभवतः ये सारी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बस अड्डा हमीरपुर के बाहर अवैध रूप से बढ़ाए गए दुकानों के छज्जों को लोक निर्माण विभाग ने तोड़ दिया। बता दें कि हमीरपुर बस अड्डे से पुराने RTO ऑफिस तक फुटपाथ का निर्माण किया जाना है और इसी को लेकर लोक निर्माण विभाग ने कुछ दिन पहले अतिक्रमण की निशानदेही कर दी थी और फिर अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन भी लिया गया। इसके साथ ही विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में फुटपाथ निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। मैं समझता हूँ कि जो भी हमारा शहरी क्षेत्र है वहाँ मार्केट एरिया भी होता है, बाकी फैसिलिटीज़ भी होती हैं, तो लोग पैदल आना पसंद करते हैं और उन लोगों की सुविधा के लिए पूरे शहर के जो संपर्क मार्ग हैं, अंदर के इंटरनल मार्ग हैं, उन पर जहाँ जहाँ संभव हो वहाँ पर फुटपाथ बनाना आवश्यक है। और इस कड़ी में आपने देखा होगा कि पहले भी फुटपाथ बने हुए हैं, बनाए गए थे। हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए इम्पॉर्टेंट आर्टरीज ऑफ द सिटी वहाँ पर हम फुटपाथ का निर्माण कार्य में तेज़ी लाएंगे ताकि लोगों को उसकी सुविधा मिल सके और लोगों को आराम से शहर में अपना। तो अब तक हिमाचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।